बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो STA 301 फाइनल टर्म प्रिपरेशन थर्ड पार्ट पर है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 37 से, और इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेट्स और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, इनके बारे में देखेंगे, जिनमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर। बट पॉइंट एस्टिमेटर देखने से पहले हमें ये जानना होगा कि एस्टिमेटर हमारे पास क्या है और एस्टिमेशन क्या है। तो अब तक आपने नोट किया होगा कि फ़र्स्ट टू पार्ट्स में हम जो भी देख रहे थे उसमें हमारे पास पॉपुलेशन का जिक्र था, राइट। उसमें हम पॉपुलेशन का मीन देखते थे, या हम पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन देखते थे, या फिर हमने पॉपुलेशन प्रपोर्शंस की भी बात की थी। देन हमने देखा था कि इनके जो सैम्पल्स हैं उनमें हमें कैसा मीन मिलता है, उनमें हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन प्रपोर्शन होती है। ये सब हमने देखा था, बट हमें पॉपुलेशन के बारे में आइडिया होता था। लेकिन रियल स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास ऐसा नहीं होता, हमें पॉपुलेशन नहीं पता होती। हमारे पास एक सैम्पल होता है और हम इस सैम्पल से फिगर आउट करते हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर पॉपुलेशन के बारे में हम एक सैम्पल से फिगर आउट करते हैं। तो बेसिकली जितना अभी हम पढ़ते आए हैं, पॉपुलेशन से सैम्पल की तरफ जा रहे थे, बट रियल में हमने सैम्पल से पॉपुलेशन की तरफ जाना है, राइट। सैम्पल से पॉपुलेशन की तरफ जाना है। तो ये जो रिवर्स अब हमारा प्रोसेस होगा, ये बेसिकली एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन मतलब कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं इस पॉपुलेशन के बारे में यूजिंग दिस सैम्पल। अब इस एस्टिमेशन में हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, जो कि यूज़ होंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है पैरामीटर। अब ये पैरामीटर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये एक नंबर है जो कि पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ नया नहीं है इसमें। पॉपुलेशन को क्या चीज़ें डिस्क्राइब करती हैं? पॉपुलेशन का मीन डिस्क्राइब करता है, पॉपुलेशन की वेरिएंस, या फिर कह लें पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, राइट। तो ये सब हमारे पास पैरामीटर हैं जो कि अननोन होंगे इस केस में, क्योंकि हमने कहा है एस्टिमेशन में हम सैम्पल से पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इस केस में ये जो पॉपुलेशन के बारे में जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं पॉपुलेशन की, ये फिक्स्ड होंगी ज़ाहिर है, और ये अननोन है हमारे पास इस केस में। अननोन, ये आपने याद रखना है। देन दूसरा हमारे पास एक कीवर्ड है स्टैटिस्टिक। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है जो कि हमारे सब्जेक्ट का नाम है, ये स्टैटिस्टिक है, ठीक है, सिंगुलर है। ये हमारे पास बेसिकली वो नंबर है जो कि हम सैम्पल से कंप्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सैम्पल मीन हो गया, सैम्पल वेरिएंस हो गई, और सैम्पल प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये सैम्पल टू सैम्पल चेंज करता है। अब देखिए पैरामीटर जो है हमारे पास वो तो पॉपुलेशन का है, तो पॉपुलेशन तो एक ही है ना, वो तो फिक्स्ड रहेगा। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये फिक्स्ड है और अननोन है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये सैम्पल टू सैम्पल वेरी करेगा, राइट, हर सैम्पल में चेंज होगा, और इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये अननोन नहीं है बेसिकली, ये हमारे पास जो सैम्पल में दिया गया उससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बेसिकली हम एस्टिमेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं? एस्टिमेशन में हम स्टैटिस्टिक का यूज़ करते हुए हम पैरामीटर को गेस करते हैं, ठीक है। अब ये काम करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। हमारे पास इसके टू वेज़ हैं। एक को हम कहेंगे पॉइंट एस्टिमेशन, ठीक है, और दूसरा तरीका है हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन। अब देखिए इनके नामों पर ही गौर करें तो आपको पता चल जाएगा। बेसिकली पॉइंट एक सिंगल पॉइंट की बात कर रहा होगा, राइट, अ सिंगल नंबर। जिस तरह कि अगर आपको कह दिया जाए कि मीन हमारे पास 75 है, राइट, तो ये हमने एक पॉइंट को एस्टिमेट किया है। अब इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है कि आपको एक रेंज दे दी जाए। इंटरवल बेसिकली एक रेंज है ना, और साथ में आपको कोई कॉन्फिडेंस लेवल दे दिया जाए कि हम इतने कॉन्फिडेंस है कि ये जो हमारा पैरामीटर है बेसिकली वो इस रेंज के अंदर फॉल कर रहा होगा, सही है ना। बिकॉज अगर हम ये कह रहे हैं सिंपल 75, तब तो हम बता ही रहे हैं कि 75 मीन है, ओके। बट अगर हमें कंफर्म नहीं पता, हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मीन जो है हमारा वो 70.7 से लेकर 79.3 तक है, राइट। तो हमें साथ में कोई अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बताना पड़ेगा कि इस बात पे हम 95% श्योर हैं कि ये
इस इंटरवल के बीच में हमारा मीन है, राइट। तो ये दो तरीके हैं, एक तो पॉइंट एस्टिमेट के सिंगल नंबर बता दें या फिर इंटरवल बता दें, एक रेंज बता दें। अब ये बेसिक आइडिया क्लियर हो गया, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड पॉइंट एस्टिमेटर जिसमें हमें एक सिंगल फिक्स्ड नंबर दे दिया जाएगा, राइट। तो एक अच्छे हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहली है अनबायस्डनेस। इसके बारे में थोड़ा सा हमने पार्ट 2 में भी देखा था कि मीन हमारे पास एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। इसका क्या मतलब था कि जब हम सैम्पल्स के मीन को एवरेज कर रहे थे सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल आ रहा था, राइट। उसमें कोई एरर नहीं आ रहा था। तो इसका यही मतलब है कि अगर हम लॉन्ग रन एवरेज लें, ठीक है, अपने एस्टिमेटर की लाइक मीन है, राइट, उसकी लॉन्ग रन एवरेज लें जो कि हमारे पास सैम्पल में मीन है। जब उसकी लॉन्ग रन हमने एवरेज ले ली, मतलब कि जितना हमारे पास सैम्पल था, राइट, तो अब वो हमारे पास इक्वल आएगा हमारे ट्रू पैरामीटर के। इसमें हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। तो इसलिए ये हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर है, क्योंकि ये कहीं सैम्पल की वजह से डिविएट नहीं कर रहा, ठीक है, इसकी एवरेज उससे डिफरेंट नहीं आ रही। तो अब इसका क्या मतलब है, ई ऑफ टी इक्वल टू थीटा। तो बेसिकली अगर थीटा आपके लिए हमारा पैरामीटर है और हम एस्टिमेट कर रहे हैं यूजिंग द जो हमें वैल्यूज सैम्पल में दी गई हैं, तो वो उसी के इक्वल आएंगी, उस ट्रू पैरामीटर के इक्वल आएंगी। दूसरा हमारे पास एफिशिएंसी। अमंग अनबायस्ड एस्टिमेटर्स द वन विद द स्मॉलर वेरिएंस इज़ मोर एफिशिएंट। अब अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हमारे पास सिर्फ एक मीन तो नहीं है, दूसरे भी होंगे, राइट। तो जिसमें सबसे कम वेरिएंस होगी, स्मॉलर वेरिएंस, ठीक है, कुछ वेरिएंस आ सकती है लाइक 0.2 0.1, राइट, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो वो एवरेज हमारे पास इक्वल आनी चाहिए। तो अब इन अनबायस्ड एस्टिमेटर्स में से जिसकी सबसे कम वेरिएंस होगी, जिसमें ओरिजिनल वैल्यू से सबसे कम फ़र्क आएगा, राइट। अगर ओरिजिनल हमारे पास 50 है और दो अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, एक हमें वैल्यू दे रहा है 49, एक हमें दे रहा है 49.9 और एक हमें दे रहा है 48। तो इनमें से एफिशिएंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, जिसमें वेरिएंस सबसे कम है इस ओरिजिनल वैल्यू से। तो इस ओरिजिनल वैल्यू से सबसे ज़्यादा कम डिफरेंस किस में है, तो इसमें हुआ ना, इसमें सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है, राइट। इसमें 1 पॉइंट का डिफरेंस है, इसमें 2 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट हुआ जिसमें सबसे कम वेरिएंस है। ओके, देन हमारे पास कंसिस्टेंसी है। द एस्टिमेटर कन्वर्जेस टू थीटा एज एन इंक्रीजेस। मतलब कि जो हमारे पास एस्टिमेटर है, ये आपको बताया अगर थीटा ट्रू वैल्यू है, राइट, तो वो ट्रू वैल्यू पर कन्वर्ज करेगा, मतलब कि वो ट्रू वैल्यू के समझ लें इक्वल आएगा जैसे हमारा सैम्पल साइज़ बढ़ेगा। तो ये तो आपको बताया था कि सैम्पल साइज़ बढ़ता है तो वो हमें पॉपुलेशन का ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा देता है। एंड देन सफिशिएंसी, इट यूजेस ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट थीटा कंटेंड इन द सैम्पल। तो वो जिस पैरामीटर को हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं सैम्पल में, उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन जो एस्टिमेटर यूज़ करे, मतलब कि इस थीटा से रिलेटेड जिसको हमने एस्टिमेट करना है, जो कि हमारी ट्रू वैल्यू है, समझ लें, ठीक है। तो इस ट्रू वैल्यू के बारे में उस सैम्पल में हमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, सैम्पल से सारी इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ करे इसके बारे में, ठीक है। देन 5.2 कंपेयरिंग द एफिशिएंसी ऑफ टू अनबायस्ड एस्टिमेटर्स। इसमें हमें एक एग्जांपल दी गई है। अच्छा, तो डेटा है हमारे पास फ्रॉम, देखें ये एन का क्या मतलब है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, और म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर्ड मतलब कि वेरिएंस। इसका यही मतलब है कि जो डेटा हमारे पास है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका एक मीन है और म्यू, और उसकी जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर्ड हमारे पास है। अब इसके हमारे पास दो अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं, एक T1 और एक T2। मतलब कि T1 जो है उसकी वेरिएंस है T1, राइट, वेरिएंस ऑफ T1 वो इक्वल है वेरिएंस जो पॉपुलेशन की वेरिएंस है ओवर 4, और वेरिएंस ऑफ T2 जो है हमारे पास वो इक्वल है वेरिएंस जो पॉपुलेशन की है डिवाइडेड बाय 6। तो अब हमने बताना है दोनों में ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है, ठीक है, और कौन किससे ज़्यादा कितना एफिशिएंट है, वैल्यू भी बतानी है। तो जब दोनों हमारे पास अनबायस्ड हैं तो ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा होगा, ऊपर हमने पढ़ा है जिसकी वेरिएंस कम होगी, राइट। अब वेरिएंस किसकी कम है, देखें, एक हमारे पास है वेरिएंस डिवाइडेड बाय 4 और एक है वेरिएंस डिवाइडेड बाय 6। तो आपको पता है जिसके डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू हो वो एक्चुअली में स्मॉलर होता है, राइट। तो ये हमारे पास कम वेरिएंस है इस वाले की, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है। तो हमारे पास
T2 ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, राइट। अब आपने बताना है कितना ये इससे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इसके लिए आप करेंगे वेरिएंस ऑफ T1 को डिवाइड कर देंगे वेरिएंस ऑफ T2 से, जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगा। देखें, T1 की वेरिएंस की वैल्यू और T2 की वेरिएंस की वैल्यू, तो ये तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये डिनोमिनेटर में था, यानी कि डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में था, तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास 6/4 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1.5 बनती है। तो इसीलिए T2 हमारे पास 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज T1 है, जो कि हमारे पास 50% मोर एफिशिएंट बनता है, राइट। अच्छा, एक और बात जो आप लोगों ने याद रखनी है कि एफिशिएंसी को कभी ये कंफर्म करने से पहले कंपेयर नहीं करना कि दोनों एस्टिमेटर्स अनबायस्ड हैं। पहले वो अनबायस्ड होने चाहिए, देन उनकी एफिशिएंसी आप कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज एफिशिएंसी में यही कंडीशन पहले है कि एस्टिमेटर्स अनबायस्ड होने चाहिए। अच्छा, देन वी हैव मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब इसके लिए भी हम पहले देखते हैं कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स बेसिकली ये हमारे पास क्या हैं। अभी जो हमने पहले देखा था, हमने ये देखा था कि एक एस्टिमेटर हमें दिया गया है, राइट। इसे हमने जज करके बताना है कि ये एफिशिएंट है कि नहीं, लाइक अनबायस्ड है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई थी। लेकिन ये एस्टिमेटर्स इन द फर्स्ट प्लेस हमारे पास आ कहाँ से रहे हैं? तो किसने डिसाइड किया कि सैम्पल मीन हमारे पास पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर होगा अनबायस्ड, या फिर एफिशिएंट जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एक अच्छे एस्टिमेटर की? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो है हमारे पास, मैक्सिमम लाइक्लीहुड ये हमें बताता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब कि जो पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, उसके हिसाब से इसके पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए बेस्ट एस्टिमेटर हमारे पास कौन सा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास कुछ ऐसा डेटा था, लाइक वो 50 के पास क्लस्टर कर रहा था, मतलब कि ये 50 है तो ज़्यादा डेटा यहाँ था, और ये 40 है, यहाँ पर कुछ डेटा था, राइट, ये 60 है, यहाँ पर थोड़ा सा डेटा था। ज़्यादा डेटा हमारा 50 में क्लस्टर कर रहा था, मतलब कि जितनी ऑब्जर्वेशंस हमने की उसमें हमारे पास ये दिख रहा था, राइट। अब अगर पॉपुलेशन का जो मीन है, पॉपुलेशन मीन, वो सच में अगर 50 है, तब तो हमारी ऑब्जर्वेशंस काफ़ी प्रोबेबल हैं कि ठीक है, इसका एक्चुअल मीन भी 50 है और हमारी ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा डेटा भी 50 के आसपास आ रहे हैं। बट अगर समझें कि इससे आगे हमारे पास कोई वैल्यू होती है लाइक 200 और एक्चुअल मीन हमारे पास 200 होता, तो ज़्यादा डेटा हमारे पास यहाँ नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 50 के पास 2 ऑब्जर्वेशंस होती और बाकी सारा डेटा हमारे पास 200 के अराउंड क्लटर होता। तो अगर फिर भी हमें हमारी ऑब्जर्वेशन में 50 दिख जाए, तो ये तो एक बहुत मिरेकलस सी बात है कि करिश्माती तौर पे आपको दिख जाएगा, बिकॉज देन आपकी ऑब्जर्वेशन में आपको 200 के पास डेटा क्लस्टर हुआ दिखना चाहिए। बट ऐसा नहीं था, 200 के पास डेटा नहीं था, हमारे पास डेटा था एक्चुअली 50 के पास। तो इसलिए हमें अपनी ऑब्जर्वेशंस में 50 दिख रहा है। तो इसलिए इस केस में 50 हमारा बेहतर गेस इसलिए है, ये इसलिए बेहतर गेस नहीं है कि क्योंकि हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन का मीन सच में 50 है, बट नहीं, ये एक्सप्लेन करता है कि हमें 50 क्यों दिखा। 50 हमें इसलिए दिखा हमारी ऑब्जर्वेशन में कि 50 के पास डेटा क्लस्टर्ड था, ये इसलिए दिखा क्योंकि मैक्सिमम डेटा इसके इर्द गिर्द था, राइट। इसको प्रूव नहीं कर सकते, बट ये एक्सप्लेन करता है कि 50 के पास क्यों दिखा, बिकॉज 50 के पास ज़्यादा डेटा था। तो ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, ये हमारी रीजनिंग है इस बात की। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्या करता है, बेसिकली इस बात को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अब हमारे क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक रैंडम सैम्पल है जिसमें हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 अप टू xn तक, जो कि ड्रॉ की गई हैं। ये सैम्पल में कहाँ से ड्रॉ की गई हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसका मीन हमारे पास म्यू है और जिसकी वेरिएंस हमारे पास सिग्मा स्क्वायर्ड है। हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स बताने हैं म्यू के और अपनी वेरिएंस के, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर्ड के। तो स्टेप 1 हमारे पास है जो लाइक्लीहुड। अब देखें इसमें हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, इसमें हमारे पास xn ऑब्जर्वेशंस थी, मतलब कि एक ऑब्जर्वेशन नहीं थी, काफ़ी ऑब्जर्वेशंस थी। अब हर ऑब्जर्वेशन की अपनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, जो कि नॉर्मल फार्मूला से हमें मिलती है। नॉर्मल फार्मूला आई थिंक हमने फर्स्ट या सेकंड पार्ट में देखा था, ठीक है। अब
अगर हमें इन n सैम्पल्स की n ऑब्जर्वेशंस की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, पूरे सैम्पल में n ऑब्जर्वेशंस हैं, तो ईच ऑब्जर्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा आपस में, बिकॉज इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं वो मल्टीप्लाई करती हैं, राइट। तो अब देखें, हमारे पास अक्सर आपने ये वाला सिंबल देखा होगा, ये सिग्मा का है, राइट। सिग्मा, एक तो ये सिग्मा है ना, ये स्मॉल सिग्मा है, और ये कैपिटल सिग्मा होता है। इसको हम समेशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली पाई है। तो स्मॉल पाई इस तरह होता है, ये बिग पाई है, ठीक है, कैपिटल पाई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जिस तरह समेशन एडिशन के लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है कि देखें आई से लेकर n तक जितने हमारे पास x आएंगे, x1 x2 x3, राइट, xn तक, उन सबको हमने क्या करना है, उन सब का प्रोडक्ट करना है। ये बेसिकली यही लिखा हुआ है बस, ठीक है। बाकी हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला है, और ये ex भी कुछ नया नहीं है, ये वो e है। आपको याद होगा e रेज़ टू पावर था ना हमारे पास, e रेज़ टू नेगेटिव पावर, एंड देन ये हमारे पास वही है कि हमारी ऑब्जर्वेशन से लेकर मीन तक का कितना डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय 2 वेरिएंस। तो ये बेसिकली कुछ उसी तरह का है जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटी के लिए फ़ंक्शन देखा था, बट ये एग्जैक्ट वैसा नहीं है। प्रोबेबिलिटी में हमें पैरामीटर्स पता होते हैं, हम कहते हैं ये डेटा कितना लाइकली है। लाइकलीहुड में हमें डेटा पता है, और हम बताते हैं कि हर कैंडिडेट पैरामीटर जो है कितना अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर रहा है। अब बेसिकली सेकंड स्टेप में क्या किया गया है कि लॉग लेना आपने, ठीक है, लॉग इस साइड पर भी और लॉग उस साइड पर भी। तो इधर तो ln ऑफ l आ जाएगा, ठीक है। जब इधर आप लॉग लेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो पावर होती है ना, ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाती है यहाँ के। तो पावर क्या थी, नेगेटिव n/2 थी, तो ये नेगेटिव n/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी क्या बचा, ये हमारे पास 2 पाई। अब देखें यहाँ पर पाई और वेरिएंस, पाई और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो लॉग की ये प्रॉपर्टी, अगर इन दोनों का लॉग लेंगे ना, तो इन दोनों को आप एडिशन में लिख सकते हैं, मतलब कि लॉग पाई का प्लस लॉग सिग्मा स्क्वायर का, राइट। तो आप कहेंगे यहाँ माइनस क्यों आया, बिकॉज ये इन दोनों की पावर में माइनस था ना, तो जब आप इस माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी, राइट। ये तो इतना हमारे पास हो गया। देन ये बेसिकली e की पावर में था, राइट, e की पावर में था, तो ये e के साथ मल्टीप्लाई हो गया ये सारा नेगेटिव वाला। पर आप कहेंगे ये e कहाँ गया, तो ये e यहाँ गया कि देखें ये जो ln और e है ना, ये इन्वर्स ऑपरेशन है, तो ये कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी जगह बस हमारे पास ये क्या कहते हैं, उसकी पावर आ गई, ठीक है। देन इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू म्यू। सेट टू ज़ीरो का मतलब है कि ज़ीरो के इक्वल रख दिया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू म्यू कर रहे हैं, मतलब यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया, राइट, और सेट टू ज़ीरो कर दिया। अच्छा, अब आप कहेंगे ये दोनों टर्म्स कहाँ गए, तो ये तो बेसिकली कांस्टेंट थे ना विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास ज़ीरो होता है, तो ये दोनों हमारे पास डिफ्रेंशिएशन में तो गए। अब इसमें म्यू था ना, राइट, तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अच्छा, अब देखें ये सिग्मा xi माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ज़ीरो था ना, तो ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर ज़ीरो वाली साइड पे से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा xi माइनस म्यू ये ज़ीरो के इक्वल रह जाएगा। अब बस ये इस फॉर्म में कैसे आया, तो ये भी देख लें। अगर सिग्मा है तो ये सिग्मा xi के साथ भी है, राइट, और ये सिग्मा नेगेटिव म्यू के साथ भी है, ठीक है, म्यू के साथ भी है। तो म्यू भी हमारे पास 1 से लेकर n तक ही है ना, तो आप इसको n म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिग्मा xi माइनस n म्यू, ठीक है, तो ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। अब क्या करना है आपने, बस यहाँ पर आपके पास एस्टिमेटर आ गया म्यू का, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सैम्पल मीन का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब म्यू का एस्टिमेटर हमारे पास क्या हुआ, वो सैम्पल मीन ही है। देखें ना कि सब ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो ये तो x बार है, यानी कि सैम्पल मीन। इसी तरह ये हमने निकाला है एस्टिमेटर म्यू का, इसी तरह आपने वेरिएंस का एस्टिमेटर निकाल लेना है। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले इस स्टेप में ये देखें लॉग तक आपने सेम रखना है, ठीक है। जब डिफ्रेंशिएट आपने करना है ना, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू म्यू किया था, यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर कर देना है,
और इसको भी ज़ीरो के इक्वल सेट कर देना है। तो पहले हमारे पास सिग्मा स्क्वायर वाले टर्म कांस्टेंट थे, ये वाले, राइट, ये ज़ीरो हो गए थे। अब इस केस में क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर कर रहे हैं तो म्यू वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। जिसमें भी हमारे पास सिग्मा स्क्वायर नहीं है, वो कांस्टेंट है, वो ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। बट इसमें हमारे पास सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर भी था, तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट उस हिसाब से कर लिया। देन डिफ्रेंशिएट करके देखें, आपके पास ये आंसर आएगा जो कि एग्जैक्टली हमारे पास वेरिएंस का आंसर है। मतलब कि वेरिएंस जो कि हमारे पास सैम्पल की वेरिएंस है, मतलब कि ईच ऑब्जर्वेशन में से हम सैम्पल मीन को माइनस करके स्क्वायर कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये बेसिकली सैम्पल वेरिएंस है। अब लेकिन सैम्पल वेरिएंस में देखें, हम n से डिवाइड कर रहे हैं, n-1 से नहीं कर रहे। ये स्लाइटली बायस्ड है हमारे पास, ये एग्जैक्टली उसके इक्वल नहीं आएगा। जब आप इसे n-1 से करेंगे तब हमारे पास अनबायस्ड सैम्पल वेरिएंस आएगी s² की। बट अगर म्यू की बात की जाए तो सैम्पल मीन तो हमारे पास वैसे ही अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो इसमें हमें n से ही डिवाइड करना है। ऐसे वैसे बेसिकली ये सारे स्टेप्स तो आपको बता दिए गए हैं, बट अगर ये आपको याद नहीं भी रहते तो आप सबसे पहले बस ये याद रखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लिखते, ठीक है, और बता दें कि सब ऑब्जर्वेशंस को हमने इनका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। देन ये स्टेप्स लिखते हैं कि देन लॉग लेंगे, देन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ज़ीरो, राइट। देन आपको इसका तो पता ही है कि हमारे पास सैम्पल मीन का क्या फॉर्मूला है, वो लिखते हैं म्यू के एस्टिमेटर के लिए। एंड देन सैम्पल वेरिएंस का भी पता है, वो लिखते हैं वेरिएंस के एस्टिमेटर के लिए। तो ईच एंड एवरी स्टेप आप करें, ये भी ज़रूरी नहीं है अगर आपको लग रहा है कि मिक्स हो रहा है, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन एंड सिग्मा इज़ अननोन। मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पता, आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है मीन के लिए। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, तो अब तक हमने जितनी बात की, हम पॉइंट एस्टिमेट की बात कर रहे थे, राइट। बट हमने एक और किस्म का एस्टिमेट पढ़ा था जो कि हमारे पास था इंटरवल एस्टिमेशन, राइट। तो इंटरवल एस्टिमेशन, अब पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होता है, हम एक नंबर का लाइक गेस कर रहे होते हैं, बट एक सिंगल नंबर इतना हमारे पास हमें एक ऑनेस्ट एस्टिमेट नहीं देता। ये हमें बताता नहीं है कि हम कितने श्योर हैं। लाइक अगर 75 ये नंबर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन से आ रहा है तो ये तो आपका एक गेस ही है ना। अगर 5000 ऑब्जर्वेशन से आ रहा है देन एक सॉलिड गेस है, लेकिन नंबर तो हमारे पास ईदर वे आइडेंटिकली लगेगा ना। इंटरवल एस्टिमेट क्या करता है, ये इशू हमारे पास सॉल्व करता है, क्योंकि ये हमारे पास साथ में दे देता है एक कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल इसमें हम सिंगल नंबर बताने के बजाय कहते हैं लाइक 70.7 से लेकर 79.3 तक, इसके बीच में हमारा मीन है और इस बारे में मैं 95% श्योर हूँ, मतलब कि 95% मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब ये वाला ज़्यादा ऑनेस्ट एस्टीमेट हमारे पास क्यों है, क्योंकि इसमें हम एक विथ दे रहे हैं, एक रेंज दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो रेंज की विथ है वो हमारे पास ऑनेस्ट ही है कि जितना देखें, अब जितना प्रिसाइज हमारे पास होगा उतनी ही ये विथ हमारे पास नैरो होगी, ठीक है। मतलब कि अगर कोई आपको कह रहा है कि 10 से लेकर 100 के दरमियान में कहीं भी आपका मीन हो सकता है, तो क्या ये बात प्रिसाइज है? इसका मतलब इस बंदे को कुछ भी नहीं पता, ये ऐसी वाइल्ड गेस कर रहा है कि ठीक है 10 से लेकर 100 के दरमियान कहीं तो होगा ना। तो ये प्रिसाइज नहीं है, ये बंदा अनसर्टेन है इस बारे में, इसको सही से नहीं पता, अनसर्टेन है। लेकिन जो आपको कह रहा है कि लाइक 90 से 91 के दरमियान में मीन है, तो इसको पता है कि इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में, इसके अलावा नहीं, ये इसका गैस जो है वो बहुत ही कैलकुलेटेड गैस है, ये इतना अनसर्टेन नहीं है, इतना वाइल्ड गेस नहीं किया इस बंदे ने, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला ज़्यादा प्रिसाइज बात कर रहा है। तो यही बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल है कि 90 से 91 के दरमियान में कहीं हमारा पैरामीटर है और इस बारे में हम लाइक 95% या फिर 99% कॉन्फिडेंट है। तो इस बात को हम कहेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल, हम एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने कंस्ट्रक्ट करना है फॉर अ गिवन, हमारे पास था म्यू। देखें, इंटरवल हमने म्यू के लिए बनाना है कि हमारा जो मीन है, पॉपुलेशन मीन, वो किस इंटरवल में होगा, हम ये बात 95% कॉन्फिडेंस से कह सकें, वो इंटरवल हमने बताना है, ठीक है, जिसमें हम 95% कॉन्फिडेंट हों।
और सैम्पल साइज़ है 16 और सैम्पल मीन है 75 और सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन है 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करेंगे। सिग्मा जो है मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन, वो हमारे पास अननोन है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमें नहीं पता, और सैम्पल साइज़ हमारे पास 30 से कम है। ठीक है, तो हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे और जी को नहीं करेंगे। अब इसका क्या मतलब है, इस बात को यहाँ समझते हैं। सैम्पल साइज़ है हमारे पास 16 ऑब्जर्वेशंस का, सैम्पल मीन है हमारे पास 75, राइट। एवरेज यानी कि जो एवरेज है हमारे पास बेसिकली वो है हमारे डेटा की, जो सैम्पल में डेटा गिवन है उसकी एवरेज है। ओके, देन सैम्पल की स्टैंडर्ड डिविएशन, सैम्पल की स्टैंडर्ड डिविएशन को स्मॉल एक्स से करते हैं और पॉपुलेशन की हमारे पास सिग्मा होती है, राइट। और इसी तरह पॉपुलेशन की वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड और सैम्पल की जो हमारे पास वेरिएंस है वो ये स्मॉल एस स्क्वेयर्ड होगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है, नोटेशन को याद रखना है हमेशा। ओके, सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हमारे पास, इस सैम्पल की स्टैंडर्ड डिविएशन वो 8 है। तो यानी कि ये हमारा स्प्रेड ऑफ द डेटा है कि डेटा कितना स्प्रेड है। ओके, अब हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो चूज़ करनी है उसका क्या मतलब है। उन्होंने लिखा था कि सैम्पल की पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है, अननोन यानी कि सैम्पल की तो हमें पता है स्टैंडर्ड डिविएशन, लेकिन पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन हमें नहीं पता, राइट। और सैम्पल साइज़ हमारा 30 से छोटा है, तो अब टी को यूज़ करें, यूज़ टी। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इंटरवल बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सैम्पल मीन है वो हमारे पॉपुलेशन मीन से कितना दूर है, राइट। तो उसको हमें पता है क्या कहते हैं, उसको स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर हमने देखा था कैसे निकालते हैं, जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है उसको डिवाइड करते हैं √n से, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर था। लेकिन आप देखें इस फॉर्मूला में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इस फॉर्मूला में हमें पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन की ज़रूरत है, लेकिन पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन तो दी नहीं गई, राइट। मतलब कि इंटरवल बनाने के लिए स्टैंडर्ड एरर की ज़रूरत है और स्टैंडर्ड एरर को देखने के लिए हमें स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, वो भी पॉपुलेशन की, जो कि हमें नहीं दी गई। तो अब इसका क्या हल किया जा सकता है, देखें इसका ये हल किया जा सकता है कि हमें सैम्पल की स्टैंडर्ड डिविएशन तो दी गई है, तो हम पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन की जगह क्यों ना ये सैम्पल वाली स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ कर लें। ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, एक और लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें और जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन है उसमें तो कोई फ़र्क होगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज़ तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, मतलब कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने बनाना है उसको तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, साथ में उस एस्टिमेशन के लिए जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को यूज़ करना था, अब हम उसको भी एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये तो डबल लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी हो गया ना। अच्छा, ये भी लिख लेते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली हम म्यू के लिए बना रहे हैं। ठीक है, कि हमारा पॉपुलेशन मीन किस इंटरवल में होगा, राइट। तो उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ होनी थी, लेकिन अब वो हमें नहीं पता, तो अब इस स्टैंडर्ड डिविएशन को भी एस्टिमेट कर रहे हैं हम सैम्पल की स्टैंडर्ड डिविएशन से। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसे अपनी नॉर्मल वाली डिस्ट्रीब्यूशन में एज्यूम कर लेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो उसमें हम जो जी वाला टेस्ट यूज़ करते थे, राइट, जी की वैल्यूज़ निकालते थे, मतलब कि स्टैंडर्ड नॉर्मल निकालते थे। अगर हम यही वाला यूज़ करेंगे तो अब क्वेश्चन को क्या पता, क्वेश्चन में तो अगर हम नॉर्मल वाली डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो वो तो यही एज्यूम करेंगे ना कि ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन यूज़ कर रहे हैं ये पॉपुलेशन वाली कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर तो वही यूज़ होती है। बट हम तो उसको भी एस्टिमेट करके यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि उसमें भी हम अनसर्टन है, लेकिन ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं पता। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लग रहा है हम एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल तो हम बिल्ड कर लेंगे कि हाँ जी हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि म्यू हमारा इस रेंज में आएगा, लेकिन क्योंकि हमने इसको भी एस्टिमेट किया हुआ था जिसको हम एस्टिमेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक फॉल्स कॉन्फिडेंस बन जाएगा। मतलब कि कॉन्फिडेंटली हम बता तो रहे हैं लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो है वो फॉल्स है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या करती है, टी डिस्ट्रीब्यूशन ये इस चीज़ को रिपेयर करती है, टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली इसमें बस टेल्स हमारे पास हैवियर टेल्स होती हैं, बेल शेप वही होती है, टेल्स हैवियर होती हैं। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो एक्सट्रीम्स की तरफ चली जाती है।
ठीक है। तो ये वाइडर होता है, लेकिन क्या कहते हैं, एक ऑनेस्ट इंटरवल होगा, फॉल्स कॉन्फिडेंस नहीं होगा बीच में। तो लेकिन इसके लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो हमारी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो, और n जो है वो हमारा 30 से छोटा हो। किससे छोटा हो? 30 से छोटा हो। क्योंकि अगर n हमारा 30 से बड़ा है, ये बात इम्पोर्टेंट है, चाहे आपसे कहीं नोट कर लें, अगर n 30 से बड़ा है देन हम उसको नॉर्मल ही एज्यूम कर लेते हैं। सैम्पल साइज़ बड़ा हो गया है तो वो नॉर्मल है, फिर उसमें z वाली डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसमें हम t डिस्ट्रीब्यूशन लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है कि n 30 से बड़ा है, लेकिन अगर n 30 से बड़ा नहीं है और हमारे पास ये सिग्मा भी अननोन है, तब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। तो ये दो कंडीशंस है टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने की, सिग्मा मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन की अननोन हो और n छोटा हो 30 से। लेकिन अगर आपके पास ये कहीं लिख दिया गया ना कि n समझ लें 30 से छोटा भी है, ठीक है, n समझ लें आपके पास 10 है, लेकिन साथ में उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिख दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास नॉर्मल है, तो फिर भी आप z वाला यूज़ करेंगे, फिर भी आप t वाला नहीं करेंगे। ये इस केस में कि हमारे पास नॉर्मल नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन, तब हम t को यूज़ कर रहे हैं। और बड़े सैम्पल साइज़ में, 30 से बड़े सैम्पल साइज़ में, ये इतनी निग्लिजिबल अनसर्टेनिटी होती है, एक्स्ट्रा अनसर्टेनिटी जो है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, तो वो z के ही आइडेंटिकल हो जाता है। अच्छा, अब एक और चीज़ आपको समझनी होगी, वो है डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम, इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं DF से, डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम, और ये है सैम्पल साइज़ -1, मतलब कि सैम्पल साइज़ अगर 16 का है तो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम 1 है। अब डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम क्या होता है? बेसिकली इसका सिंपल सा आइडिया ये, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 5 वैल्यूज़ है ना, x1 है, x2 है, x3 है, और चलिए 4 ही कर लें, x4 है, ठीक है। मैंने आपको कहा इनका सम इक्वल है 10 के। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहली वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, तो पहली वैल्यू आपने चूज़ कर ली 2, दूसरी वैल्यू आपने चूज़ कर ली 4, ये कितना हो गया? 6 हो गया। तीसरी वैल्यू आपने चूज़ कर ली लाइक 3, तो 6 और 7 8 9 हो गया। तो क्या ये फोर्थ वाली वैल्यू आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि सम हमारे पास 10 के इक्वल ही रहे? नहीं, हमारे पास तो कोई चॉइस ही नहीं बची। ये वाली वैल्यू हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 हो सकती है, राइट? तभी हमारे पास सम 10 के इक्वल आएगा। तो मतलब कि टोटल हमारे पास अगर n वैल्यूज़ थी तो n में से हमें 3 में चॉइस थी, 3 में हमारे पास फ्रीडम था, तो 4 में हमारे पास फ्रीडम नहीं रहा, यानी कि लास्ट वैल्यू में हमारे पास फ्रीडम नहीं रहा। तो अब मैं आपको कहूँ इसमें डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम बताएं कि मुझे कितना फ्रीडम था कि मैं वैल्यू चूज़ कर सकूँ। तो आप कहेंगे इसमें 4 वैल्यूज़ थी ना, तो 4 -1 लास्ट वाले का बस फ्रीडम नहीं था, तो इसमें से 1 माइनस कर दें, 3 वैल्यूज़ चूज़ करने का आपको फ्रीडम था। तो ये डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम का बेसिकली आइडिया है। तो इसी तरह हमारे पास सैम्पल साइज़ में 16 वैल्यूज़ हैं, तो उसमें से 15 का हमें फ्रीडम है, लास्ट का फ्रीडम नहीं है, तो ये डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम है। अच्छा, ये एक डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हो गया। एक और कॉन्सेप्ट है जी, वो है क्रिटिकल वैल्यू का। क्रिटिकल वैल्यू, अच्छा, तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा, एक होता है हमारे पास अल्फ़ा। ये अल्फ़ा बेसिकली है सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल, राइट? तो 0.05 हमारे पास अल्फ़ा कब होगा? देखिए, अगर हमने 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है तो 1, देखें टोटल तो हमारे पास 100% होता है ना, ठीक है, तो 100% में से 95% को माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 5%। इसको अगर आप 5 को 100 से डिवाइड करें, यानी डेसिमल में लिखें, राइट, तो ये हमारे पास 0.05 बनता है। तो जितना आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है ना, उसको आप 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब कि अगर 99% का कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है तो ये 0.99 हुआ ना, इसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 0.101, ठीक है, मतलब कि 1%, मतलब कि 100 में से 99% गए तो 1% हुआ ना। तो ये बेसिकली अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है, मतलब ये कॉन्फिडेंस इंटरवल को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर इसको इस टर्म में देखें कि 95% अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो
तो ये जो 5% है ये वो रिस्क है जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्या पता म्यू इस 5% में हो, तो ये सिग्निफिकेंस लेवल वो रिस्क है, वो अनसर्टेनिटी है, राइट। अब हमारे पास होता है कि इस अल्फ़ा को हम डिवाइड करते हैं 2 से, अल्फ़ा बाई 2। अब आप कहेंगे अल्फ़ा बाई 2 क्यों हम करते हैं, तो ये हम इसलिए करते हैं, देखिए एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास ऐसे होती है, राइट। तो अगर हम एक इंटरवल बता रहे हैं कि ये ए से बी तक का इंटरवल है, इसमें हमारा म्यू हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटल जो एरिया था इस कर्व के अंदर वो था हमारे पास 100%। हम 95% यकीन के साथ कह रहे हैं कि म्यू इधर है, ठीक है। जो 5% हम कॉन्फिडेंट नहीं है, वो जो 5% का सिग्निफिकेंस लेवल है, वो हमें क्या कहता है, वो हमें यही कहता है ना कि म्यू इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो देखें अगर एक ही साइड पर होता, मतलब कि हमारे पास इंटरवल ना दिया गया होता, हमें सिर्फ कहा गया होता कि यहाँ तक है हमारे पास, यहाँ पर हम इतने हिस्से में 95% कॉन्फिडेंट हैं और यहाँ पर हम कॉन्फिडेंट नहीं है, तो यहाँ पर हमें 2 में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं रहनी थी, बिकॉज़ एक ही टेल पे हमारे पास रिस्क था। अब रिस्क हमारे पास कहाँ है, अब हमारे पास रिस्क जो है वो दोनों टेल्स में है, राइट। इधर भी रिस्क है और इधर भी रिस्क है, मतलब रिस्क आधा डिवाइड हो रहा है हमारे पास, राइट। तो 2.5% इधर हो सकता है अनसर्टेनिटी, और 2.5 हमें अनसर्टेनिटी है कि यहाँ भी हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि दोनों टेल्स में कहीं पर भी हमारे पास अनसर्टेनिटी हमारी आ सकती है, क्यों, क्योंकि हमें एक इंटरवल दिया गया है और इंटरवल की दोनों साइड्स पर म्यू हो सकता है इस सिग्निफिकेंस लेवल के मुताबिक। तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पे, ठीक है। तो 5% को 2 पे डिवाइड करें तो 2.5% आता है। 2.5% को बेसिकली अगर आप लिखना चाहें डेसिमल में तो वो बनेगा 0.025। कैसे करेंगे, 2.5 को 100 से डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास अल्फ़ा बाई 2 आ गया। सिग्निफिकेंस लेवल को 2 पर डिवाइड कर रहे हैं, वो आपको पता है क्यों कर रहे हैं, राइट। तो ये असल में वो वैल्यू है जिसको आप टेबल में देखते हैं। आप टेबल में देखेंगे कि इस साइड पर इसके कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास कितना एरिया आ रहा है, ठीक है। तो अब इस वाली वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग एरिया नहीं देखेंगे, अब इस वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग देखेंगे एरिया कि दोनों साइड्स पर हमारे पास इस साइड पर भी और इस साइड पर भी इतना एरिया होगा जो कि हमारा अनसर्टेनिटी का एरिया है, ठीक है। तो जब आप इस वैल्यू को लुकअप करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा ना वो हमारे पास हमारी क्रिटिकल वैल्यू है, और उसको हम फॉर एग्जांपल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। टी से हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि टी हमारे पास हमने देखना है 0.025 के लिए एट, अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात आ रही है, 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर, ठीक है। 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और इतना हमारे पास क्या कहते हैं हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है। तो इस पर जो हम वैल्यू टेबल में से देखेंगे वो हमारे पास जो भी आएगी, फॉर एग्जांपल इस केस में 2.131 आती है, तो ये हमारी क्रिटिकल वैल्यू है। ये किन 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, एक तो हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल से हमने अपना सिग्निफिकेंस लेवल निकाला, सिग्निफिकेंस लेवल को हमने 2 पे डिवाइड किया, एक वो वैल्यू, और दूसरी हमारी जो हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ी थी यानी कि n-1, राइट। इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो अब हमें बार बार अलग अलग किस्म के कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने को नहीं दिए जाएंगे। कुछ मोस्ट कॉमन जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, वो या तो 95% होता है, राइट, या तो 99% होता है या 92% होता है। तो इसके लिए आप अल्फ़ा अपना निकाल लेंगे। तो इनके लिए हमें अक्सर क्रिटिकल वैल्यूज़ याद करने के लिए भी होती हैं कि इतने कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हमारा इतनी क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। तो ये बार बार ताकि आपको कैलकुलेट ना करनी पड़े, राइट। तो ये कुछ वैल्यूज़ आप याद भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, वैसे अपने डायग्राम पे देखिए तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा होगा, मतलब कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 2.5% एरिया यहाँ पर है और 2.5% एरिया यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, लाइक जो हमारे पास वैल्यू आई है 2.131, राइट। मतलब कि जिस तरह हम देखते थे ना कि ये यहाँ पर अगर म्यू है तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन है, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशंस हैं, राइट, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पर बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं देख रहे,
ये हमें स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू देते हैं कि मतलब कि जो हमारा 95% ऑफ ऑल पॉसिबल हमारी सैम्पल मीन्स हैं, जो कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि इस वैल्यू में हमारा किसी भी इंटरवल में हमारा 95% कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं कि हमारा मीन यहाँ पर है, राइट। तो वो एक्चुअली कितने स्टैंडर्ड एरर्स के अंदर है, तो वो हमारे पास मीन से 2.131 स्टैंडर्ड एरर्स के अंदर है, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर के यूनिट्स के अंदर है। और स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमारे पास हमें पता है, ये उसका फॉर्मूला है। अब हमारे पास एक मार्जिन ऑफ एरर भी चीज़ है, मार्जिन ऑफ एरर। तो मार्जिन ऑफ एरर बेसिकली हमें क्या बताता है, इसको आप ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो क्रिटिकल वैल्यू आपके पास आई है उसको स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि टी हमें बता रहा है कितने स्टैंडर्ड एरर्स, और स्टैंडर्ड एरर हमें एक स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू बता रहा है। तो क्रिटिकल वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास आई है 2.131, तो इसको स्टैंडर्ड एरर की फॉर एग्जांपल वैल्यू आई है 2, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर आ जाएगा कि हाउ फार आउट हम रीच कर रहे हैं फ्रॉम जो हमारा मीन है उससे ईच डायरेक्शन में हम कितना रीच आउट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए टी तो सिर्फ ये बता रहा है कि कितनी स्टैंडर्ड एरर्स, राइट। स्टैंडर्ड एरर की जो विड्थ है हमारे पास, स्टैंडर्ड एरर कितना है वो तो हमें स्टैंडर्ड एरर ही बताएगा ना। तो अगर आपने बताना कितना स्ट्रेच आउट करना है हमने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर है। अब ये हमने काफ़ी बैकग्राउंड देख लिया, तो अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने सैम्पल में से सबसे पहले आप ये स्टेप करें, डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम निकाल लें, मतलब कि 16 - 1, तो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम आपके पास 15 आ जाएगा, ठीक है। देन क्रिटिकल वैल्यू निकाल लें। कॉन्फिडेंस इंटरवल कितने परसेंट का है, 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने बनाना है, मतलब कि 5% हमारे पास अल्फ़ा है, 0.05 मतलब कि अल्फ़ा है, और अल्फ़ा बाई 2 हमारे पास कितना है, वो 0.025 है, राइट। अच्छा, देन हमने उससे क्रिटिकल वैल्यू निकाल ली, तो देखें क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब स्टैंडर्ड एरर हमने निकाला। स्टैंडर्ड एरर हमने कैसे निकालना है कि हमारे पास जो सैम्पल की स्टैंडर्ड डिविएशन थी उसको हम डिवाइड कर रहे हैं अंडर रूट ऑफ जो हमारे पास हमारा सैम्पल है, ठीक है, सैम्पल साइज़ है उससे, तो हमारे पास आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर 2 आ गया। अब मार्जिन ऑफ एरर आपने निकालना है, मतलब कि क्रिटिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड एरर से, तो मार्जिन ऑफ एरर इतना आ गया। अब इंटरवल कैसे निकालना है, हमने यही कहा था ना कि इंटरवल हमें ये बताता है कि इसके बीच में मीन हो सकता है। तो जो हमारे पास सैम्पल मीन आ रहा है उसमें हम मार्जिन ऑफ एरर को ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि मीन से इतना दूर हमारे पास एरर की गुंजाइश है, राइट। मतलब कि सैम्पल मीन प्लस मार्जिन ऑफ एरर और सैम्पल मीन माइनस मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। तो ये हमारा स्मॉलर साइड वाला इंटरवल है, बल्कि इसको यहाँ पे कर लेना, नेगेटिव वाले को यहाँ करें, ठीक है, और पॉजिटिव वाले को यहाँ करें। तो ये जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, मतलब कि 70.74 और 79.26, इसके दरमियान में कहीं हमारा मीन है, ठीक है। तो इसलिए ये सारा हमने पढ़ा कि सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल ली, फिर स्टैंडर्ड एरर निकाल लिया, फिर मार्जिन ऑफ एरर निकाल लिया, और जो हमारा सैम्पल का मीन हमारे पास दिया गया है उसमें से मार्जिन एरर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारी लोअर लिमिट बनेगी इंटरवल की, और मार्जिन ऑफ एरर को ऐड कर देंगे तो वो अपर लिमिट बनेगी हमारे इंटरवल की, जो कि हम 95% कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि इनके दरमियान में हमारा एक्चुअल पॉपुलेशन वाला मीन है, म्यू है, ठीक है। ओके, तो अब कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने प्रोपोर्शन के लिए कैसे बनाना है। तो प्रोपोर्शन में भी सेम चीज़ आपको बताया था, इसमें बस हम मीन की जगह प्रोपोर्शंस को यूज़ करते हैं। एन देखिए हमारे पास दिया गया है 634, राइट। क्या 634 हमारे पास 30 से बड़ा है, तो 30 से काफ़ी बड़ा है, तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही होगा, ठीक है। तो इसमें हमें टी को यूज़ नहीं करना है, इसमें हमने जी को ही यूज़ करना है। तो अब देखें, और पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन हमें दिया गया है पी हैट इतना, हमने इससे अप्रोक्सीमेट किसको करना है, पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को करना है, ठीक है। जिस तरह हम पहले एक्स बार से पॉपुलेशन के मीन्स सैम्पल के मीन से पॉपुलेशन के मीन म्यू को अप्रोक्सीमेट कर रहे थे, अब हम सैम्पल के प्रोपोर्शन से पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल इनफ।
तो क्रिटिकल वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने बनाना है। तो आप कहेंगे कि ये 0.005 क्यों है? तो देखिए 99% में से 99% को अगर आप 100% में से माइनस करते हैं तो 1% आता है, राइट। 1% कितना बनता है? अगर आप डेसिमल में लिखें तो वो बनता है 0.01, राइट। अब इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें तो वो आपके पास बनता है 0.005, ठीक हो क्या? तो इसलिए ये उन्होंने हमें पहले ही दिया हुआ है, ठीक है, हमें कैलकुलेट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ रही। ओके, तो 99% ये वैसे आप याद भी कर लें, अगर ना भी दिया हो तो 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया गया तो उसके लिए क्रिटिकल वैल्यू ये आप याद कर सकते हैं, जी क्रिटिकल वैल्यू। टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं, टी में हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को ज़रा यूज़ करते हैं, राइट। इसमें हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यूज़ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी आपने स्टैंडर्ड एरर निकाल लेना है। स्टैंडर्ड एरर आपने किस तरह निकालना है? इसमें बेसिकली आपको बताया गया था पिछले पार्ट में कि पॉपुलेशन का सैम्पल का प्रोपोर्शन सक्सेस रेट का, और देन उसमें से फेलियर का ये मतलब कि जिसमें ये वाला जो पी हेड था ये प्रोपोर्शन था कि किसमें गिवन प्रॉपर्टी है, और क्यू हेड था कि पॉपुलेशन के किस प्रोपोर्शन में गिवन प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया। अब मार्जिन ऑफ एरर के लिए अगेन आपने वही करना है, क्रिटिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। देखिए क्रिटिकल वैल्यू भी गिवन थी, ये हमने निकाल लिया, स्टैंडर्ड एरर दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब आपने क्या करना है आपको पता है, हम किसको गेस कर रहे थे? हम पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को गेस कर रहे थे। तो अब हमारे पास इंटरवल कैसे आएगा? इंटरवल हमारे पास वैसे ही आएगा कि हम अपने सैम्पल के प्रोपोर्शन में से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपने मार्जिन ऑफ एरर को, ठीक है। मार्जिन ऑफ एरर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम एक्स बार में से कर रहे थे क्योंकि हम एक्स बार से यानी कि सैम्पल के मीन से पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट कर रहे थे। अब हम सैम्पल की प्रोपोर्शन से पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन को एस्टिमेट कर रहे हैं। तो जो सैम्पल की प्रोपोर्शन है, जब हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे मार्जिन ऑफ एरर को तो हमारे पास लोअर लिमिट बन जाएगी, और जब हम सैम्पल की प्रोपोर्शन में से प्रोपोर्शन में ऐड करेंगे मार्जिन ऑफ एरर को तो ये हमारे पास अपर लिमिट बन जाएगी। तो ये हमारे पास इंटरवल की लोअर लिमिट बन गई और ये इंटरवल की अपर लिमिट बन गई 99% कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। देन हमारे पास दिया गया है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द रेशियोज ऑफ 2 वेरिएंस। ऐसा ये भी आपका एक टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का। एफ डिस्ट्रीब्यूशन को सिंपली ऐसे याद रखें कि जिसमें भी 2 वेरिएंसेस होंगी ना आपके पास, S1 स्क्वेयर्ड और मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक और स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, यानी कि वेरिएंस हमारे पास डिवाइड हो रही होंगी। जहाँ पर भी रेशो होगा 2 वेरिएंसेस का, ठीक है, 2 वेरिएंस का रेशो आपको कहीं भी दिख जाए तो वो हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करती है उसको, ठीक है। तो ये MCQs में भी आ सकता है कि 2 वेरिएंस का रेशो हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल करती है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ बेसिकली क्या बताया गया कि जो पॉपुलेशन की वेरिएंस होंगी ना, एक पॉपुलेशन की वेरिएंस डिवाइड बाय दूसरी पॉपुलेशन की वेरिएंस, वो किसके दरमियान में होंगी? वो किस इंटरवल के दरमियान में होंगी? इसको भी ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हाई कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है हमने अब तक मुय्यर किया है, वो एस्टिमेट कर रहा था सेंटर को, मतलब कि म्यू को, हमारे मीन को कर रहा था एस्टिमेट कि मीन कहाँ पर है। लेकिन अगर आपको एक डिफरेंट टाइप का सवाल पूछा जाए कि 2 पॉपुलेशंस जो हैं वो इक्वली कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, ठीक है, 2 पॉपुलेशन इक्वली कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, ये एक स्प्रेड का क्वेश्चन है, ये सेंटर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। लाइक 2 मशीन्स हमारे पास अगर बॉटल्स को फिल करती हैं और उनका एवरेज वॉल्यूम सेम है, लेकिन एक में एरर है और एक रिलायबल है, तो उनका मीन तो सेम है लेकिन उनकी वेरिएंस में डिफरेंस है, ओके। तो अब देखें, मतलब कि 2 स्प्रेड दिए गए हैं, वेरिएंस एक पॉपुलेशन की दी गई है और दूसरी पॉपुलेशन की वेरिएंस दी गई है, और मतलब कि सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये रेशो है 2 वेरिएंस की, ठीक है। अगर तो रेशो 1 है तो मतलब कि दोनों वेरिएंस इक्वल थी, जो कि कैंसिल आउट होकर हमारे पास 1 आ गया, राइट। तो इसका मतलब इक्वल है। लेकिन अगर पॉपुलेशन में वेरिएबल है, मतलब कि फर्स्ट वाली पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा वेरिएबल है और जो सेकंड वाली है वो कम है, तो ये रेशो हमारे पास पूरा क्वेश्चन ही यही है कि ये रेशो कितनी है और ये किसके इक्वल आएगी, ठीक है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हम यूज़ करते हैं कि देखें, ना तो हमें
फर्स्ट पॉपुलेशन की वेरिएंस का पता है, ना ही हमें सेकेंड पॉपुलेशन की वेरिएंस का पता है। हमें सिर्फ सैम्पल वेरिएंस का पता है। इसकी भी सैम्पल वेरिएंस हमें पता है कि इसके सैम्पल में इतनी वेरिएंस आ रही थी और इसके सैम्पल में भी हमें पता है इतनी वेरिएंस आ रही थी। तो हमने वेरिएंस जो सैम्पल वाली हैं उनके रेशोज़ के साथ काम करना है, ठीक है। तो अब इन वेरिएंस की जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बेसिकली एफ डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे पास काई स्क्वायर, ठीक है, काई स्क्वायर। शायद अब तक इसके बारे में नहीं पढ़ा, आगे कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली ये दो इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो है। तो ये भी आपको एमसीक्यूज़ में अगर आ जाए तो ये बात आपने याद रखनी है कि दो इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर की रेशोज़ हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं। अच्छा, एफ डिस्ट्रीब्यूशन की दो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं। एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ये ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। तो मतलब कि ये नेगेटिव नहीं होती कभी भी। तो इसकी वेरिएंसेस क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये रेशो भी हमारे पास कभी नेगेटिव नहीं होगी, राइट। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि ये स्क्यूड टू द राइट होती है, स्क्यूड राइट। ये सिमेट्रिक नहीं होती, जैसे पूरा बेल शेप्ड होता है ना, ये बेल शेप नहीं होती, ये ज़रा राइट की तरफ होती है ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए ये इसकी दो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। और एक और बात, ये हमारे पास 2 डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम लेती है, 2 डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम। अब क्यों? क्योंकि हर सैम्पल से हम एक ले रहे हैं ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। मतलब कि इस वाले की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, ठीक है, और इस वाले की भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। तो टोटल 2 डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम हम ले रहे हैं। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास वो बेसिकली ये है कि पॉपुलेशन को तो हम, पॉपुलेशन की जो वेरिएंस है उसको तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं ना, तो इसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं पॉपुलेशन की वेरिएंस की रेशोज़ को, राइट। लेकिन ये हमें पता नहीं है, इनको हम एस्टिमेट कर रहे हैं किन के दरमियान में होगी। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सैम्पल की जौन सी वेरिएंस हैं उनकी रेशो डिवाइडेड बाय एफ एट अल्फ़ा ओवर 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। इधर डी एफ की जगह हम वी लिख रहे हैं, ये वी बेसिकली हम डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम को कह रहे हैं, ठीक है, डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम है। तो एक तो ये बात हो गई। और इस साइड पर जौन सी अपर लिमिट है उस साइड पर हमारे पास क्या आएगा, दोनों को हम कर रहे हैं अगेन डिवाइड, दोनों की रेशो। यहाँ पर जिस चीज़ से हम डिवाइड कर रहे थे वहाँ पर उस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि एफ एट अल्फ़ा बाई 2 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो इसमें एक ही नई चीज़ आपको दिख रही होगी, ये एफ़ अल्फ़ा बाई 2। तो ये एफ़ जो बेसिकली है ये आपको एफ़ टेबल में मिलेगा। तो ये आपके लिए इतने टेबल्स आ रहे हैं, तो ये टेबल आपके यूनिवर्सिटी के सेंटर पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आप ईमेल करके अपनी यूनिवर्सिटी से पूछ लीजिए, ठीक है। कुछ तो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं जो आप याद कर सकते हैं, बट हर चीज़ आप याद नहीं कर सकते। उसके लिए आपको टेबल को याद रखना होगा, पूरा टेबल याद नहीं रखा जा सकता, टेबल आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो एफ़ टेबल को हम कैसे रीड करते हैं कि जो न्यूमरेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब कि ऊपर वाली पॉपुलेशन में फॉर एग्जांपल 60 थी ऊपर वाली पॉपुलेशन 1, तो इसकी डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इसको आपने टॉप में देखना है। और जो डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर एग्जांपल इसमें इसकी भी समझ लें 59 ही है, ठीक है। इसके भी सैम्पल में 60 हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी, तो इसको आपने इस साइड पर देखना है और फिर दोनों की वैल्यूज़ को आपने देख लेना है, ठीक हो गया। आप कहेंगे तो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम हो गई, साथ में आपने अल्फ़ा की भी वैल्यू देखनी है, ठीक है। अल्फ़ा वाले और टेबल के ऊपर लिखा होगा कि ये इतने अल्फ़ा के लिए 0.05 वाले में देखना है आपने, अगर आपके पास 90% का इंटरवल है, राइट। ये वही बात है, देखें ना, ये वही बात है कि 100% में से 90% किया तो 10% आ गया, ठीक है। 10% कितना होता है 0.10, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 0.05 आ जाएगा। तो आपने जो ये आपके पास तो अल्फ़ा बाई 2 है, लेकिन टेबल में शायद अल्फ़ा बाई 2 नहीं लिखा हो, टेबल में अल्फ़ा लिखा हो, तो आपने ये अल्फ़ा बाई 2 वाली वैल्यू ढूंढनी है टेबल में। और ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड की हो, ठीक है, तो टेबल की ज़रूरत ही ना पड़े। तो अब हमें फॉर्मूला तो समझ आ गया, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। उन्होंने कि सैम्पल साइज़ दोनों के सेम है जो कि 16 के इक्वल है। दोनों पॉपुलेशंस के सैम्पल साइज़ हमारे पास 16 के इक्वल है।
पहले की हमारे पास सैम्पल की वेरिएंस है 50, दूसरे की सैम्पल की वेरिएंस है 16। आपने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाना है दोनों की पॉपुलेशन की वेरिएंस की रेशोज़ के लिए, ठीक है। तो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम सबसे पहले आप निकालेंगे। डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम भी दोनों की इक्वल होंगी क्योंकि पॉपुलेशन में से हम 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 16 - 1 15, दोनों की डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम 15 है। अल्फ़ा हमने कैसे निकाला, 100% में से 90% को माइनस किया, 10% आ गया। अल्फ़ा बाई 2, 10% को हमने 2 पे डिवाइड किया तो 5% आ गया, मतलब कि 0.05। एफ़ की वैल्यू हमने 0.05 अल्फ़ा की वैल्यू के लिए निकाली, डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम 15 और 15 पर, ठीक हो गया। देन सैम्पल वेरिएंस की हमने रेशोज़ निकाल ली, मतलब कि सैम्पल वेरिएंस 1 डिवाइड बाय सैम्पल वेरिएंस 2, तो वो हमारे पास ये आ गई 3.125। लोअर लिमिट हमने कैसे निकालनी है, लोअर लिमिट हमने ऐसे निकालनी है कि जो सैम्पल की वेरिएंस की रेशो आई, ठीक है, सैम्पल की वेरिएंस की हमारे पास रेशो आ गई, उसको हमने जो एफ़ वैल्यू मिली है ना उससे डिवाइड कर दिया। एफ़ वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 2.40, उससे आपने डिवाइड कर दिया, लोअर लिमिट मिल गई, ठीक है। और अपर लिमिट कैसे मिलेगी कि जो सैम्पल की वेरिएंस की रेशो आई है उसको मल्टीप्लाई कर दें जो एफ़ वैल्यू आई है, मतलब कि 2.40, तो ये अपर लिमिट आ गई। तो इस बारे में हम 90% कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, कि जो हमारी पॉपुलेशन की वेरिएंस की रेशो है वो इस इंटरवल के दरमियान है। अब ये इंटरवल हमारा 1.30 से लेकर 7.50 तक है, इसमें 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब पॉपुलेशन की वेरिएंस इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर 1 होता इस इंटरवल में मौजूद तो मतलब दोनों इक्वल होने का चांस था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैम्पल साइज़ को हमने डिटरमाइन करना है, मतलब कि n को हमने फाइंड करना है। तो अब तक हम क्या कर रहे थे, हर कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम यही कर रहे थे कि हमें सैम्पल दिया गया था, उसमें से कंप्यूट कर रहे थे कि ये कितना प्रिसाइज़ है, ठीक है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि डेटा कलेक्ट करने से पहले हम देख रहे हैं कि अगर हमें इतना प्रिसाइज़ होना है, हमें 95% प्रिसाइज़ होना है अगर, ठीक है, तो हमें कितना बड़ा सैम्पल लेना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो रिसर्चर चाहता है कि मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बिल्ड करूं, किसके लिए, म्यू के लिए, कि मीन के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल हो मेरा 95% श्योर हूँ मैं, मार्जिन एरर उसमें 3 हो, कि चलो 3 हमने एरर का मार्जिन रखे, और हमें पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, ठीक है। तो सैम्पल साइज़ कितना चाहिए, और अगर मार्जिन ऑफ एरर हमारे पास लाजमी 1.5 होना चाहिए। तो ये बेसिकली 2 क्वेश्चन है, एक में मार्जिन ऑफ एरर हमें कहा गया 3 हो, तब कितना हमें सैम्पल साइज़ चाहिए होगा, और अगर हम मार्जिन ऑफ एरर को कम करके 1.5 कर रहे हैं तो कितना हमें चाहिए होगा सैम्पल साइज़, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या फार्मूला यूज़ करना है वो लिखा हुआ है इन्होंने, n = z × सिग्मा डिवाइडेड बाय e²। तो ये तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम फार्मूलाज़ को याद नहीं करते, क्योंकि ऐसे याद रहते भी नहीं है, कन्फ्यूजन होती है बस। तो फार्मूलाज़ को हम देखते हैं कि कैसे ये डिराइव होता है। तो e बेसिकली है हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है, और z हमारे पास है क्रिटिकल वैल्यू। इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड एरर से। तो ये फार्मूला तो आपको याद होगा, किसका था ये मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला है कि क्रिटिकल वैल्यू को स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्रिटिकल वैल्यू बताती है कि कितने स्टैंडर्ड एरर्स, और स्टैंडर्ड एरर जो है वो हमें स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू बताएगा, तो मार्जिन ऑफ एरर निकल आएगा। अब इसको ज़रा रीअरेंज करें अगर आप, तो ये जो हमारे पास √n है, ये इधर हम मल्टीप्लाई करते जो डिवाइड हो रहा था, तो ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा, ठीक है। अब दोनों साइड्स को अगर हम e से डिवाइड कर दें, मतलब कि मार्जिन ऑफ एरर से डिवाइड कर दें, तो ये कट गया, तो हमारे पास आता है सैम्पल साइज़ का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय आवर स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय द मार्जिन ऑफ एरर। अब हमें तो सैम्पल साइज़ चाहिए, सैम्पल साइज़ का स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो इन दोनों को स्क्वायर कर लें। जब दोनों को स्क्वायर कर लेंगे तो n आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ एरर होल स्क्वायर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली फार्मूला है। तो फार्मूला न्यू नहीं है, बस आपने मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला याद रखा हुआ है ना, तो उसमें से हम n को सेपरेट कर रहे हैं, तो बस आप मार्जिन ऑफ एरर का ही फार्मूला याद रखें, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाती हैं जो कि हमारे क्वेश्चन के लिए हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आप क्वेश्चन को साथ में ओपन कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन के फर्स्ट जो पार्ट है उसमें उन्होंने कहा था मार्जिन ऑफ एरर अगर 3 है,
और हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन तो 15 दी गई थी। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने 95% कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। तो 95% कॉन्फिडेंस के लिए हमारे पास अल्फ़ा कितना बना 5%, 5% होता है 0.05। अल्फ़ा बाई 2 कितना बना 0.05 को 2 से डिवाइड करें तो 0.025, राइट। तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू देखें तो ये हमारे पास होती है 1.96। अच्छा, अब ये वाली जो है ना, कुछ क्रिटिकल वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। लाइक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए याद कर लें, 99% के लिए कर लें और 92% के लिए कर लें। ये आपको एंड पे बता दिया जाएगा कि कौन से कॉन्फिडेंस इंटरवल्स के लिए करनी है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होती हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्रिटिकल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपने फार्मूला में आप इसे, ये जो हमने n के लिए फार्मूला निकाला है जिसमें हमने क्रिटिकल वैल्यू लिखनी है, ठीक है, यानी कि z, इसको मल्टीप्लाई हमने करना था किससे, अपनी स्टैंडर्ड डिविएशन से, राइट, और डिवाइड करना था मार्जिन ऑफ एरर से। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। n इज़ इक्वल टू z की वैल्यू हमने निकाली 1.96 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन थी 15 से मल्टीप्लाई किया। मार्जिन ऑफ एरर उन्होंने कहा 3 है, ठीक है। अगर हमें 3 मार्जिन ऑफ एरर चाहिए तो क्या करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे। इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी, बेसिकली इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 29.4 डिवाइड बाई 3, ठीक है, और स्क्वायर तो ये आता है 9.8 स्क्वायर, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 96 पॉइंट मिलके यही बनता है 96.04, राइट। इसको राउंड अप कर लें चाहे आप, ठीक है, राउंड अप करेंगे। राउंड अप क्यों करेंगे, अब देखें, अगर आपको कहा जाए सैम्पल साइज़ लो 96.04 लोगों का, अगर लोग हैं आपके सैम्पल में, ठीक है, आपने लोगों से उनकी हाइट पूछनी है, तो आप 96 लोग तो ले लेंगे, 0.4 लोग आप कैसे लेंगे। तो बेसिकली आप किसी आधे इंसान का तो सैंपल नहीं ना लेंगे कि तुम अपनी आधी हाइट मुझे दे दो या फिर अपनी 0.4 हाइट दे दो। तो हमेशा राउंड अप करना है अपने सैंपल के केस में, क्योंकि आप एक इंसान तो ज़्यादा ले सकते हैं, ये आधा या फिर 1/4 इंसान नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसलिए हमने राउंड अप कर लेना है इसको, सैंपल साइज़ को। और इसी तरह आपने सेम देखते हैं यहाँ पर, यही सेम बात आपने तब करनी है जब आपका मार्जिन ऑफ एरर कितना होना चाहिए 1.5। तो बस 3 की जगह 1.5 लगा देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जितना भी आ जाएगा आपने उसको राउंड अप कर लेना है, ठीक है। तो वैसे ये देखें उन्होंने कि जब हमने मार्जिन ऑफ एरर को हाफ़ किया तो जो हमारा सैम्पल साइज़ था वो तकरीबन 4 गुना हो गया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा मार्जिन ऑफ एरर है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/√n के, ठीक है। जितना ये हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर कम होगा तो सैम्पल साइज़ बढ़ जाएगा। अब हमारे पास कुछ MCQs दिए गए हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड करना है रेशो ऑफ 2 वेरिएंस के लिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे। तो आपको बताया था 2 वेरिएंस की रेशो होती है तो वो बेसिकली हमेशा F डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और ये 2 काई, अगर आपको ये भी दिया जाए ना कि 2 काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो, वो भी F डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि F डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है 2 काई स्क्वायर रेशो 2 काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को लेता है और उनकी रेशो देता है, ठीक है, काई स्क्वायर वेरिएबल्स को। ओके, देन हमारे पास है अमंग 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, 2 अनबायस्ड एस्टिमेटर हैं, तो जो ज़्यादा एफिशिएंट है उसके पास क्या होगा, तो हमने देखा था उसकी वेरिएंस कम होगी, ठीक है, स्मॉलर वेरिएंस। देन हमारे पास एक क्वेश्चन है, एज अ सैम्पल साइज़ इंक्रीजेस, जैसे सैम्पल साइज़ हमारे पास बढ़ता है, विथ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो विथ है हमारे पास तो वो बेसिकली डिक्रीज़ करेगी। क्यों, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर जो है उसके अंदर हमारे पास ये फैक्टर होता है, राइट। तो इसमें हमारे पास जो है लार्जर n जो है वो इंटरवल को नैरो करेगा, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारा एक और पार्ट बनेगा जिसमें हम 40 से 45 तक लेक्चर्स देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।